गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है विलियन के बारे में अपन ने 8 क्लासें पढ़ ली थी। पार्ट नंबर 9 है आज। और पिछली जो क्लास थी अपन ने उसमें पढ़ा था आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के यानी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में आता है अगला टॉपिक, नया टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी स्थिर क्वाथी क्वथनांक क्या होता है, इनका स्थिर रहता है अर्थात निश्चित रहता है। क्वथनांक निश्चित रहता है। तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठन होता है वो द्रव और वाष्प प्रावस्था में समान होता है। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान रहता है। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन द्रव और वाष्प यानी चाहे से वो द्रव में हो चाहे से वाष्प प्रावस्था में हो समान होता है और क्वथनांक निश्चित होता है तथा जिसका क्वथनांक निश्चित होता है या स्थिर रहता है, निश्चित होता है या स्थिर रहता है, इसीलिए कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा हो गई ऐसा मिश्रण जिसका संगठन द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्था में क्या होता है, समान होता है और जिसका क्वथनांक निश्चित होता है। तो इसकी क्वथनांक देखो यहीं से होगा। क्वथनांक स्थिर का मतलब निश्चित रह सकता। तो मिश्रण का क्वथनांक क्या होता है, निश्चित। अब निश्चित कब रहेगा, जब उसका संगठन द्रव और वाष्प प्रावस्था में क्या होता है, समान, तब जाकर के उसका क्वथनांक क्या होता है, निश्चित। अब इस मिश्रण के घटकों को परभाजी आसवन विधि द्वारा भी फर्तक नहीं किया जा सकता। यानी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी फर्तक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। प्रभाजी आसवन, देखो आसवन विधि से उच्चतम क्वालिटी का आसवन होता है ये प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी इसे क्या फर्तक नहीं किया जा सकता। यानी आसवन होता है, आसवन का मतलब ये होता है आसवन फ्लास्क के अंदर किसी द्रव को गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, वाष्प को पुनः ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को तो कहते हैं आसवन। ठीक है ना। किसी द्रव को आसवन फ्लास्क में लेकर के गर्म करते हैं और वो द्रव पुनः द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उसे कहते हैं आसवन। और प्रभाजी आसवन यानी आसवन फ्लास्क और जो ठंडा करने वाला जो सिस्टम होता है उसके बीच में एक प्रभाजी स्तंभ लगा हुआ होता है। तो प्रभाजी स्तंभ क्या करता है कि यानी प्रभाजी स्तंभ से उन द्रवों को फर्तक किया जाता है जिन द्रवों के जो घटक होते हैं उनमें 25 केल्विन से कम का अंतर होता है, उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा फर्तक किया जाता है। लेकिन इस मिश्रण के क्वथनांक निश्चित होते एक साथ उबलेंगे, क्वथनांक निश्चित है तो एक साथ उबलेगा, इसलिए इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा फर्तक नहीं किया जा सकता। ये 2 प्रकार के होते हैं वही प्रभाजी आसवन, स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। नंबर 1 न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम क्वथनांक लिखेंगे, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा होता है अधिकतम
क्वथनांकी स्तर क्वाथी मिश्रण। ये दो होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो पहले आप टॉपिक डालेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसकी परिभाषा जो पूछी गई थी, ये परिभाषा एग्जाम 2019 में पूछी गई थी। स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अब इसमें, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन द्रव व वाष्प प्रावस्था में समान होता है, द्रव व वाष्प प्रावस्था में समान होता है तथा जिसका क्वथनांक निश्चित होता है, तथा जिसका क्वथनांक निश्चित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। लाइन बदल के लिखेंगे, इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा भी फर्तक नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन द्वारा भी फर्तक नहीं किया जा सकता, ठीक है। नीचे लिखेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण देखो परिभाषा पूछी गई थी 2019 में, तो प्रश्न ऐसे कहीं से भी आ सकता है, ध्यान रखना। आप हर लाइन आपको याद रखनी है। स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी ऐसा मिश्रण जिसका संगठन द्रव और वाष्प दोनों प्रावस्था में क्या होता है, समान, और जिसका क्वथनांक निश्चित होता है। बस इतना ही लिखना था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। और प्रभाजी आसवन द्वारा भी इसे फर्तक नहीं किया जा सकता। और देखो दोनों प्रकारों में नंबर 1 प्रकार देखते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्तर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा होता है भाई अधिकतम क्वथनांकी स्तर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखो न्यूनतम यानी कि न्यूनतम का मतलब कम,
यानी इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। न्यूनतम का मतलब कम। तो इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। इस मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है भाई? कम होता है। न्यूनतम है ना भाई, कम होता है। और ये जो मिश्रण होते हैं, ये मिश्रण राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन मैंने कल ही बताया था आपको, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। आदर्श विलयन के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाता है तो धनात्मक हो जाता है, और आदर्श विलयन के क्वथनांक से कम आता है तो फिर ऋणात्मक में आता है। तो न्यूनतम क्वथनांक स्तर क्वाथी मिश्रण क्या हो गया? इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों, यानी जिस मिश्रण का अपन देख रहे हैं उसका पूरे मिश्रण का क्वथनांक और उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है? वो कम होता है, ठीक है ना। तो इस और ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक, अत्यधिक न्यूनतम है ना, हाँ, तो अत्यधिक धनात्मक दर्शाएगा भाई, अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है ना। राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक। अब देखो कैसे कम होता है इसका, ये एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। एथेनॉल एग्जाम्पल है इसका। एथेनॉल का जो क्वथनांक, एथेनॉल 95%, जिसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक कितना है? 78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एथेनॉल का क्वथनांक कितना है? 78, यानी बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जल मिला हुआ है 5%। जल कितना है? 5%। तो इसका क्वथनांक, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पूरे मिश्रण का क्वथनांक, यानी मिश्रण का क्वथनांक होगा, मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख लें परिभाषा में यही लिखा है, न्यूनतम क्वथनांक स्तर क्वाथी मिश्रण, यानी न्यूनतम होता है, कम होता है इसका क्वथनांक, किससे? उसके घटकों के क्वथनांक से। तो इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। तो देखो ये मिश्रण है, एक एथेनॉल का जलीय विलयन बनाया गया है, 95% एथेनॉल है इसमें और 5% जल है, तो 100% विलयन बन गया। इस एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो है 78.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ मिश्रण का क्वथनांक होगा वो 78 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो इससे भी कम है, इससे भी कम है, दोनों से कम ही तो बताया गया है, कमी बताया गया है ना। तो इस मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है, तो वो न्यूनतम क्वथनांक के स्तर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार अपन इधर देखते हैं अधिकतम क्वथनांक स्तर क्वाथी मिश्रण में इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, अधिक होता है। यहाँ क्या होता है? कम, और यहाँ अधिक होता है। और ये मिश्रण
राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। अधिक है तो अधिक होगा। ठीक है ना। ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं इसका। HNO3 68%, इसका जो क्वथनांक होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। और जल कितना बच गया, 32%, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। HNO3 68% है उस विलेन में और जल है 32%। HNO3 का क्वथनांक है 86 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो होगा 120.5 डिग्री सेल्सियस। मिश्रण का क्वथनांक, ठीक है ना। मिश्रण का क्वथनांक कितना आया भाई, 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दोनों से ही अधिक है, उसके दो घटक हैं, दोनों से ही क्या आ रहा है, इसका क्वथनांक अधिक आ रहा है। तो यही बताया गया इस परिभाषा में। इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये तो घटक हैं, इन घटकों का क्वथनांक तो यह है 86 और 100, जबकि मिश्रण का क्वथनांक आ रहा है 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये अधिक होता है। ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक ऋणात्मक कल ही बताया था मैंने। तो ये देख लो, इसमें कम आ रहा है इन दोनों से और इसमें अधिक आ रहा है, इसलिए इसका अधिकतम क्वथनांक स्तरपाती मिश्रण और इसका न्यूनतम क्वथनांक स्तरपाती मिश्रण नाम रखा गया है। कंफ्यूज कहीं होने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम आ रहा है तो उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा मिश्रण का क्वथनांक। अधिकतम आ रहा है तो उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, जबकि ये अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। किससे, राउल्ट के नियम से। ठीक है ना। ईफा की एग्जाम्पल है, ये आपको समझा दिया भाई किस तरह से है। तो लिख लें अब आप, नीचे आपने लिखा होगा स्तरपाती मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डाल लें, न्यूनतम क्वथनांक स्तरपाती मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक स्तरपाती मिश्रण, और इसमें लिखेंगे इस प्रकार के मिश्रण का इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से, इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। नीचे लिखेंगे लाइन बदल के, यह है मिश्रण राउल्ट के नियम से, यह मिश्रण राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है। यह मिश्रण राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है। अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे एथेनॉल, एथेनॉल कोष्टक में 95% कर लेना। एथेनॉल, ठीक है, जिसका क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक ऐसे लिख लो चाहे से आप, एथेनॉल 95% का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस, 78.5 डिग्री सेल्सियस, तथा जल
कोष्टक में 5%, कोष्टक में 5% करना भाई। का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आता है पूरे मिश्रण का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। पूरे मिश्रण का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। आगे नंबर 2 डाल लें, अधिकतम क्वथनांकीय स्तर क्वाथी मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकीय स्तर क्वाथी मिश्रण। लिखिए अब इसमें, इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक, इस प्रकार के मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से, उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है ठीक है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, यह मिश्रण राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, जैसे HNO3 कोष्टक में 68%, HNO3 कोष्टक में 68% का क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक 86 डिग्री सेल्सियस तथा जल कोष्टक में लिखना 32% का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पूरे मिश्रण का क्वथनांक 120.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पूरे मिश्रण का क्वथनांक 120.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, ये था अपना स्तर क्वाथी मिश्रण जो पढ़ लिया है अपन ने। तो इनको आप साथ के साथ याद भी करते चलेंगे और पीछे वाले का रिवीजन भी साथ के साथ करते चलेंगे, तो टेस्टों में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
अब आगे है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म नया टॉपिक है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म किसी पदार्थ या विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो उसकी अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी संरचना और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म या गुण जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तथा उसकी संरचना और प्रकृति पर नहीं। तो किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जबकि उसकी संरचना और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, तो वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। नाम ही देखो अणुसंख्या है, अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी संरचना और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि वही संरचना कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। केवल विलय पदार्थ, उसमें जो घुला हुआ पदार्थ है, उसमें कणों की संख्या कितनी है उस पर निर्भर करता है। ध्यान रखना इसको, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कंफ्यूज कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। अब अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यानी ये 4 टाइप्स। नंबर 1 वाष्प, दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक, ओनियन। नंबर 3 हिमांक अवनमन। और नंबर 4 परासरण दाब। परासरण दाब। तो देखो ये 4 होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, ओनियन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, भाई अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था, भाई निम्न में से अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, 3 दे दिए इनके और 1 अलग दे दिया था। ठीक है ना। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, ओनियन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, सबका सीरियल वाइज अपन अध्ययन करेंगे। इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो वाष्प दाब में अवनमन अपन ने पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब पढ़ा था उस समय, तो इसके बारे में अभी बताएंगे। पहले आप डालेंगे टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म। पहले टॉपिक डालेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म, किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो किसी विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर, जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसकी संरचना व प्रकृति पर
लेकिन उसकी संरचना व प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। संरचना व प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। उसकी संरचना व प्रकृति पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं विलय पदार्थ के कणों की, लेकिन उसकी संरचना व प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। नीचे लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, इसके नीचे नई लाइन में लिखना। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ये चारों को आप उतार लें। ये 4 प्रकार दे रखे हैं, इनको सब चारों को उतारें आप। अब नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन अपन ने देखा है, फिर अपेक्षा की है उसकी शुद्ध विलायक से, तुलना की है उसकी। तो देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब या डाला गया दाब वाला दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। ठीक है ना, वाष्प दाब कहलाता है वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, ठोस की सतह पर नहीं, द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा भाई? अधिक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है जब इसमें कोई क्या कर दें? अवाष्पशील विलय मिला दें। अवाष्पशील विलय ये क्या कर दें? मिला दें। इसमें मिला दें तो ये विलयन बन गया पूरा। क्या बन गया? विलयन। इस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा भाई? विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
और वाष्प दाब में क्या होगी भाई, कमी, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, कम हो जाता है। ये जो कमी होती है वाष्प दाब में हुई, इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं भाई, ठीक है ना। अवनमन का मतलब कमी होना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यानी कि वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, ये चीज़ें हम जानते हैं, सब चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है। किसका कम होगा, विलयन का, ठीक है ना। विलायक तो ये था ही, इसमें विलय मिला दिया, विलय की प्रकृति अवाष्पशील है तो ये मिला दिया, तो इसकी वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कमी को कहा जाता है वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अपन ने देखा था, PO माइनस PS अपॉन PO, ये निकाल करके अपन ने देखा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन PO शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, PO, ठीक है ना। विलयन का वाष्प दाब क्या है, PS, ठीक है। तो PO माइनस PS तो क्या हो गई, वाष्प दाब अवनमन, PO माइनस PS, ये तो हो गया वाष्प दाब अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये परिभाषा पहले बताई जा चुकी है आपको। ये तो है वाष्प दाब में अवनमन PO माइनस PS, और ये ऊपर नीचे है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम के अनुसार कैसा होता है, राउल्ट के नियमानुसार, तो राउल्ट का नियम भी अपन ने पढ़ लिया है। दो नियम दिए थे इसने, अवाष्पशील और वाष्पशील दोनों के लिए। तो राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब PO माइनस PS अपॉन PO, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलय के मोल अंश, मिलाए के मोल अंश का मतलब n अपॉन n प्लस n। किसका देख रहे हैं अपन, विलय का ध्यान रखना, n अपॉन n प्लस n है, के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, अतः इस नियम के अनुसार इसको लिख सकते हैं ऐसे, PO माइनस PS अपॉन PO बराबर n अपॉन n प्लस n। यही अपन ने बोला है ऊपर, ये इतनी जो रामायण लिखी गई है ये इसी को लिखा है, इसी को संकेतों के रूप में ये, और लैंग्वेज लिखेंगे तो ये हो जाएगी। ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। जो पहले मैंने बता दिया, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये तो हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये हो गया विलय के मोल अंश, जो विलय पदार्थ मिला हुआ है उसके मोल अंश, तो ये हो गए, और ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अब तनु विलयनों के लिए क्या होता है भाई, तनु विलयनों के लिए n वेरी वेरी लेस देन n आता है।
एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। तो रख सकते हैं अपन यहाँ इसमें पी ओ माइनस पी एस अपॉन पी ओ बराबर एन अपॉन एन, ये भी आ सकता है। अब एन क्या है यहाँ भाई, एन है विलय के मोल, विलय के मोल। तो विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपन मोल कंसेप्ट के आधार पर। विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो विलय के ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान, विलय का ग्राम में भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका होगा भाई, विलय का, या अणुभार भी लिख सकते हैं। तो देखो विलय के ग्राम में भार को अपन WB मान लें और इसको मान लें MB, ठीक है ना। विलयन में दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे पहले मान लेंगे WA और MA, जबकि विलय को मान लेंगे WB अपॉन MB। इसी प्रकार N किसका है, विलायक के मोल। तो ये क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ हो जाएगा WA अपॉन नीचे आ जाएगा MA। अब इसी सूत्र को, इन मानों को अपन क्या रख सकते हैं, n के बराबर इसको रख सकते हैं और n कैपिटल N बराबर इसको रख सकते हैं। तो रख देंगे यहाँ PO माइनस PS अपॉन PO बराबर, ऊपर क्या है स्मॉल n है, स्मॉल n वाली राशि रख देंगे WB अपॉन MB गुणा नीचे क्या है स्मॉल n कैपिटल N, सॉरी कैपिटल N वाली राशि रखेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी MA अपॉन WA। तो ये अपने पास में क्या आ गया, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, ये भी लिख सकते हैं। अब MB क्या है, MB अपन ने क्या मिलाया है, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय तो मिलाया है, तो अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं अपन यहाँ। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान, कहने का मतलब MB। तो MB बराबर इसके बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये नीचे वाले से गुणा हो जाएगा। तो देखो PO गुणा WB गुणा MA अपॉन WA गुणा PO माइनस PS, ये आ गया, इससे निकाल सकते हैं अपन। अब MB, WB, MA, WA ये क्या होते हैं, ये आपको सबको बता दिया है। PO क्या होता है, शुद्ध विलय का वाष्पदाब होता है। PS क्या होता है, विलयन का वाष्पदाब होता है। सारी चीज़ें बता दी। अब आप वाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं यदि ये दी गई राशियाँ हों तो, ठीक है ना। तो दोबारा से देख लें, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, यानी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला जो दाब होता है वो तो वाष्पदाब होता है। और शुद्ध विलय का वाष्पदाब अधिक होता है। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। वाष्पदाब में हुई इसी कमी को कहते हैं वाष्पदाब अवनमन, PO माइनस PS। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है PO माइनस PS अपॉन PO। तो वाष्पदाब में अवनमन परिभाषा हो जाएगी आपेक्षिक अवनमन की। वाष्पदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलय के वाष्पदाब के अनुपात को कहते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद में देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, अवाष्पशील विलयन के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ, क्योंकि साफ अपन ने लिख रखा है अवाष्पशील विलय मिलाया जा रहा है, नहीं कि कोई वाष्पशील विलय मिलाया जा रहा है। तो अवाष्पशील विलय वाला जो राउल्ट का नियम है वो है
कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो मिलाए गए विलय के मोल अंश के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये तो हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हो गए मोल अंश। मोल अंश किसके हैं, मिलाए गए विलय के, अवाष्पशील जो विलय मिलाया गया है उसके हैं मोल अंश। अब तनु विलयनों के लिए तो तनु विलयनों में विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, विलय की मात्रा कम होती है, अर्थात इस n का मान इस n की तुलना में बहुत कम है। तो इसको अपन मान लें n प्लस n को कैपिटल N ही मान लें, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, PO माइनस PS अपॉन PO बराबर n अपॉन n। अब स्मॉल n क्या है, विलय के मोल हैं, कैपिटल N क्या है, विलय के मोल हैं, जो अपन देख चुके हैं पहले। विलय का ग्राम में भार मोलों, विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, विलय का ग्राम में भार इसको इंगित करते हैं WB से, विलय का मोलर द्रव्यमान इसको इंगित करते हैं MB से, ठीक है ना। इसी प्रकार n विलायक के मोल हैं तो विलायक का ग्राम में भार WA से इंगित करते हैं, विलायक का मोलर द्रव्यमान इसे MA से निरूपित करते हैं। इन मानों को अपन इसी सूत्र में रख रहे हैं यहाँ, PO माइनस PS अपॉन PO, ये तो है ही। n के बराबर क्या है, WB अपॉन MB, तो WB अपॉन MB रख दिया। कैपिटल N के बराबर है WA अपॉन MA, तो ये रख दिया अपने WA और MA ऊपर चला जाएगा। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो विलय कौन सा है, MB ज्ञात करेंगे तो MB ये इससे वज्र गुणन करके निकालेंगे अपन, ठीक है ना। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं ये, तो ये आपको आना चाहिए। इस पर गणित से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है, तो आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट डाल लेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसमें लिखेंगे वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, हम जानते हैं कि जब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलीन का वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है। तो विलीन का वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलीन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के, अर्थात विलीन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, विलीन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, वाष्प दाब में इस कमी को ही, वाष्प दाब में इस कमी को ही वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में इस कमी को ही वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इस कमी को ही वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलय के
राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलय के मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है। अतः ये लिखेंगे PO माइनस PS अपॉन PO, ये लिखेंगे है ना। फिर उसके बाद में आप इसको पूरे को उतारेंगे, साफ साफ उतारना। तनु विलयनों के लिए n वेरी वेरी लेस देन n है ना। उसके बाद में नीचे है अतः n प्लस n बराबर n, और नीचे है PO माइनस PS अपॉन PO बराबर n अपॉन n। इसके नीचे देखेंगे लिखेंगे n बराबर विलय के मोल, ठीक है, बराबर विलय का ग्राम में भार, कोष्टक में लिख लेना WB, कोष्टक में लिख लेना WB, विलय का ग्राम में भार कोष्टक में लिख लेना WB, अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, कोष्टक में लिखना MB, विलय का मोलर द्रव्यमान कोष्टक में लिखना MB। अब नीचे की लाइन में लिखना n बराबर विलय के मोल, n बराबर विलय के मोल, और उसके बाद में लिखना बराबर लगा करके विलय का ग्राम में भार WA अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान MA। WA अपॉन MA। अब नीचे लिखना अतः PO माइनस PS अपॉन PO, उधर लिख रखा है ना PO माइनस PS अपॉन PO बराबर WB बराबर WB अपॉन MB गुणा MA अपॉन WA। WB अपॉन MB गुणा MA अपॉन WA। ठीक है। नीचे की लाइन में लिखेंगे फिर अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार नीचे लिखिए MB बराबर PO गुणा WB गुणा MA, ये उतार लेंगे WA गुणा PO माइनस PS। तो ये था अपना अवाष्पशील विलय का मोलर
द्रव्यमान, इन चीज सबके बारे में देखो, यहाँ सबके बारे में बताई दिया है। WB क्या है, MP क्या है, WA क्या है, MA क्या है। P और PS के बारे में आप जानते ही हैं। PO शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, तो यदि विलय और विलय के मोल दिए गए हों तो सीधे सीधे से निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछा जा रहा हो, या ये दिए गए हैं और विलय या विलायक के मोलों की संख्या में से किसी एक का पूछा जाता है तो यहाँ से सूत्र लगा करके निकाल देंगे। ठीक है ना, तो इस पर आधारित एक प्रश्न लिख लें और उसका आंसर आप खुद घर निकालेंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे उसकी। तो प्रश्न लिखेंगे आप, पहले रुको मिटा देता हूँ। पैंसठ डिग्री सेल्सियस ताप पर 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 92.0 mmHg 92.0 mmHg है। 18.2 ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ को 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। मिलाया गया है 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब 87.0 mmHg 87.0 mmHg हो जाता है। तो अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो ये था प्रश्न। इस प्रश्न को आप हल करेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। आप निकालना क्या है, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है अपन को। ठीक है, तो ये इस प्रश्न है अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इसमें क्या क्या दिया गया है आप पहले उसको नोट करेंगे, उसके बाद में सूत्र लगाएंगे, सूत्र में मान रखेंगे तो निकाल देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।